home. And next topic from the systemic surgery lower GIT is about the hemorrhoids. इसमें हम सबसे पहले टर्म को डिस्कस करते हैं कि हीमो मीन्स ब्लड, रॉइड्स मीन्स फ्लोइंग। तो इनका दूसरा नाम होता है पाइल्स, जिसमें हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब अ बॉल। सो ये हमारे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स भी हो सकते हैं, इंटरनल हेमोरॉइड्स भी हो सकते हैं, और अगर ये दोनों हो तो दीज आर नाउन एज इंटेरो एक्सटर्नल। और ब्लड फ्लोइंग मतलब कि ब्लड फ्लो कर रहा है और बॉल की फॉर्म में है। तो अब हम देखते हैं कि देखिए कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। इस पिक्चर में आपको हेमोरॉइड्स दिखाए हुए हैं। अब ये जो है इंटरनल हेमोरॉइड्स दिखाए हुए हैं और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स दिखाए हुए हैं। इंटरनल हेमोरॉइड्स जो है वो इंटरनल स्फिंक्टर के पास है और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स जो है वो बाहर की तरफ है। अब ये हमारे बॉडी में एनल कैनाल जो होती है उसका नॉर्मल पार्ट बनाते हैं। किस तरह से कि ये एज अ कुशन एक्ट करते हैं, सब म्यूकोज़ा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब सबसे पहले म्यूकोज़ा होगी, फिर सब म्यूकोज़ा होगी, वहाँ पर ये जो है ना कुशन्स एक्ट करते हैं, सब म्यूकोज़ा के अंदर पड़े होते हैं। इनमें वेन्यूल्स होते हैं, आर्टीरियोल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। और मतलब ये एज अ कुशन एक्ट करते हैं कि कोई भी मतलब यहाँ पे हार्म ना हो ना बॉडी में, इस वाले पार्ट में, एनल कैनाल में। और क्या करते हैं कि रेस्ट पे जो हमारा जो एनल कैनाल होता है वो क्लोज़ होता है ना, कंप्लीट क्लोज़ होता है, तो ये उसकी कंप्लीट क्लोजर में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। तो ये नॉर्मल पार्ट है, नॉर्मल हमारी बॉडी का सबसे पहले पार्ट है। तो इनको हम देखते हैं कि इंटरनल जो होंगे वो अंदर की तरफ होंगे, जो हमें बाहर की तरफ नज़र नहीं आते, पेनफुल होंगे अगर ये सिम्टोमेटिक। वैसे तो ये सिम्टोमेटिक नहीं होते, लेकिन अगर ये सिम्टोमेटिक हो जाए तो इंटरनल वाले जो होते हैं ना, यहाँ पे ये नर्व प्लेक्सस रीजन जो है होता है, मतलब यहाँ पे नर्व्स रिच रीजन है, इस वजह से यहाँ पर ये पेनफुल होते हैं। और इंटरनल इचिंग हो सकती है, पेशेंट को फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी, कैसे लगेगा अगर ये यहाँ पे स्ट्रेनिंग हुई, कोई भी फीकल मैटर आया, उसने कांस्टेंट एक स्ट्रेनिंग पुट की जिसकी वजह से इनका साइज़ बढ़ गया। साइज़ बढ़ेगा तो पेशेंट को पेन होगी इंटरनल हेमोरॉइड्स में, फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी, ऐसे लगेगा अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है जो बाहर नहीं आ रही, और इचिंग होगी आफ्टर द बाउल मूवमेंट। और फिर ये जाता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो होते हैं ये बाहर की तरफ होते हैं, ये बिल्कुल स्किन के साथ, स्किन के अंदर करके, विजिबल लम्स और बल्जेस अराउंड द एनस, और आर मोर पेनफुल एंड सेंसिटिव देन द इंटरनल। मतलब वो भी पेनफुल थे, ये भी पेनफुल है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेनफुल कौन से हैं? बाहर वाले। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या है, दे यूजली गो अवे ऑन देयर ओन विद मिनिमल ट्रीटमेंट। तो अंदर वालों का ट्रीटमेंट ज़्यादा हमें करना पड़ता है, बाहर वाले खुद ही ठीक हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू था। अब हम इसको पिक्चर्स से तो देख लिया, अब हम इसको बुक से देखते हैं। सो हेमोरॉइड ज़्यादा पार्ट ऑफ नॉर्मल एनाटमी ऑफ द एनल कैनाल, कुशन्स एक्ट करते हैं सब म्यूकोज़ा के अंदर, एंड इसमें वेन्यूल्स होते हैं, आर्टीरियोल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं कि रेस्ट पे कंप्लीट क्लोजर ऑफ एनल कैनाल करते हैं। वैसे तो ये इतने मतलब नॉर्मल पार्ट बनाते हैं ना, तो सिम्टोमेटिक नहीं होते, लेकिन ये सिम्टोमेटिक होंगे तो हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर वो बताते हैं कि जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेनिंग हो, एब्डोमिनल प्रेशर रेज हो, हार्ड स्टूल हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, देखें इसमें वेन्यूल्स हैं, आर्टीरियोल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं ना, तो जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक हार्ड स्टूल बन जाएगा, और हम वो हार्ड स्टूल की वजह से, कोई बंदा कॉन्स्टिपेटेड है, वो फोर्स लगाता जा रहा है कि किसी तरह स्टूल जो है वो पास हो जाए, लेकिन वो नहीं होता, तो उसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रेनिंग होती है एनल कैनाल के वॉल्स के ऊपर, और फिर वहाँ पे भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। तो क्या होगा, इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना हेमोरॉइड्स के ऊपर, तो ये क्या होंगे,
इनकी वजह से वो जो वेन्स होंगी उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, सबसे पहले पता है उनकी वॉल्स थिन होती हैं, आर्टरीज बाद में प्रेशर के ऊपर, प्रेशर जो है ना सबसे पहले वेन्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है। तो वेन्यूल्स जो है ना उनके ऊपर जब प्रेशर आएगा तो वेन्यूल्स का काम क्या था कि उन्होंने ड्रेनेज करनी होती है ब्लड की। तो अब वो ब्लड जो है वहाँ पे ड्रेन नहीं होगा, वो वहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा, इंगॉर्ज होती जाएंगी वेन्स। समझ आ रही है ना हेमोरॉयडल प्लेक्सिस में। और फिर क्या होगा कि जब वो वेन्स इंगॉर्ज हो जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो उसकी वजह से हेमोरॉयडल प्लेक्सिस जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। और फिर वो एनल कैनाल से आहिस्ता आहिस्ता अगर उसकी स्टेज बढ़ती जाती है वो बाहर प्रोट्रूड आउट करना शुरू कर देगा। ठीक है, साथ आपकी बुक की पिक्चर भी है, ये आपको दिखाई हुई इंटरनल हेमोरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इंटरनल हेमोरॉइड्स। पेन किस में ज़्यादा होती है, किस में हमने बात की थी, पेन जो होती है ना वो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स में ज़्यादा होती है। ब्लीडिंग जो होती है ना वो ज़्यादातर इंटरनल हेमोरॉइड्स में कॉमन होती है। इंटरनल हेमोरॉइड जो है इनकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सुपीरियर हेमोरॉयडल वेन्स होती हैं अबव द डेंटेड लाइन। ठीक है, जबकि जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं इनमें इन्फीरियर हेमोरॉयडल वेन्स होती हैं। अब डेंटेड लाइन हमने एनाटमी में डिस्कस की थी एनल कैनाल की। डेंटेड लाइन के ऊपर जो होंगे वो इंटरनल हेमोरॉइड्स होंगे, डेंटेड लाइन के नीचे जो होंगे वो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होंगे। और जो इंटरनल हेमोरॉइड्स हैं उसमें क्या है, सुपीरियर हेमोरॉयडल वेन्स हैं, और जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हैं उसमें वी हैव द इन्फीरियर हेमोरॉयडल वेन्स। फिर हम बात करते हैं इंटरनल हेमोरॉइड्स की। सबसे पहले तो ये हमने बात की अबव द डेंटेड लाइन होंगे। अब ये 3 इसके ग्रुप्स होते हैं, 3, 7 और 11 पोजीशन पे। मतलब ये कि अगर ये हमारी एनल कैनाल है तो ये हमारे 3 o'clock पोजीशन में होंगे, देन वी हैव द 7 o'clock पोजीशन पे होंगे, 11 o'clock पोजीशन पे होंगे। और ये हमें कब नज़र आएंगे, जब पेशेंट जो है वो लिथोटमी पोजीशन पे लेटेगा। लिथोटमी पोजीशन आपको पता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो पेशेंट को जिस पोजीशन में लेटाते हैं वैसे लिथोटमी पोजीशन, तो ये वो वाली पोजीशन है, इसमें हमें ये इस तरह से नज़र आते हैं। ठीक है, 3, 7 और 11 पोजीशन पे। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डिग्रीज़ की। बहुत आसान डिग्रीज़ हैं। अगर जो है ना फर्स्ट डिग्री होगी तो उसमें क्या होगा, सिर्फ जो हमारी हेमोरॉइड्स होंगे उनके अंदर से ब्लीडिंग होगी, लेकिन वो बाहर नहीं आएंगे, प्रोलैप्स नहीं करेंगे। देन इज़ अ सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री में क्या होगा, वो प्रोलैप्स करेंगे लेकिन खुद ब खुद वापस अंदर चले जाएंगे। थर्ड डिग्री में क्या होगा, वो प्रोलैप्स करेंगे लेकिन खुद ब खुद अंदर नहीं जाएंगे, हमें जो है वो मैनुअली रिड्यूस करना पड़ेगा, मैनुअली अंदर घुसाना पड़ेगा। और फोर्थ डिग्री क्या होगी, जिसमें वो प्रोलैप्स करेंगे और ना तो खुद वापस आएंगे, ना हम मैनुअली उनको रिड्यूस कर सकते हैं, बल्कि वो क्या होंगे, इरिड्यूसिबल होंगे। और जो चीज़ इरिड्यूसिबल होती है वो ज़्यादा तंग करती है और स्ट्रैंगुलेटेड हो जाती है। मतलब अगर इन हेमोरॉइड्स की नेक के ऊपर कोई चीज़ जो है वो मतलब वो आके नेक उनकी कंप्रेस हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगा फर्दर और स्ट्रैंगुलेटेड हो जाएंगे, इस्कीमिया हो जाएगा उसका, बहुत ज़्यादा पेनफुल होंगे फिर। ठीक हो गया। अब इसकी जो स्टेजेस है ना, इनकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ एक वीडियो का, उसमें आपको ना इसकी स्टेजेस जो हैं बहुत अच्छे वे में बताई होंगी। जिसमें सबसे पहले ब्लीडिंग हो रही होगी जस्ट, फिर हम उसको वो स्पॉन्टेनियसली खुद ही वो रिड्यूस हो जाएगा, प्रोलैप्स होगा तो फिर हम उसको मैनुअली फिंगर के साथ रिड्यूस कर सकते हैं। और फोर्थ स्टेज पे जो फोर्थ डिग्री है वहाँ पे वो बिल्कुल रिड्यूस नहीं हो रहा होगा और स्ट्रैंगुलेटेड हो जाएगा। तो वो आपने जो है ना उसकी वीडियो में आपने देखना है, वो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। इंटरनल हेमोरॉइड्स की हमने बात कर ली कि हमें डेंटेड लाइन के ऊपर मिलते हैं। जब हम लिथोटमी पोजीशन पे लेटाते थे तो हमें 3, 7 और 11 पोजीशन में नज़र आते थे और वो इंटरनल हेमोरॉइड वेन से बनते थे। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स की बात करें तो ये डेंटेड लाइन से नीचे होंगे, जहाँ पे वो डेंटल वेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब यहाँ पे ना जो है बहुत रिचली इनोवेटेड होती है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्व्स होती हैं। इस वजह से
जो है यहाँ पे अगर होता है एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स के लेवल पे जो है बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगी, उसके लेवल पे भी होगी इंटरनल हेमोरॉइड्स, लेकिन वहाँ पे नर्व्स इतनी ज़्यादा नहीं है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स के लेवल पे पेन ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि अगर दोनों होते हैं तो उनको कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे पेशेंट के, जैसे हमने ऊपर 2 बातें कर ली, ब्लीडिंग होगी तो ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगी ड्यूरिंग डेफिकेशन। पेशेंट को पेन होगी, किस में ज़्यादा होगी, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स के लेवल पे के वजह से। दूसरी ब्लीडिंग के साथ पेशेंट की क्या कंप्लेन होगी, प्रोलैप्स की। जैसे कि हमने कहा फर्स्ट डिग्री में कोई प्रोलैप्स नहीं होगा, सेकंड डिग्री में प्रोलैप्स होगा जो कि स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस करेगा, थर्ड में मैनुअली रिड्यूस करेगा और फोर्थ में बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो पेशेंट यही कहेगा ना कि कुछ चीज़ बाहर आ रही है, कुछ चीज़ ऐसे पड़ी हुई है अंदर, फील होती रहती है। डेफिकेशन करता हूँ लेकिन ऐसे लगता है जैसे वो पूरी तरह से बाहर नहीं आई। जैसे हमने कोलोरेक्टल कैंसर के केस में पढ़ा था, रेक्टम का कैंसर था, पेशेंट कहता था कि मैं डेफिकेट करता हूँ लेकिन अभी भी हाजत पूरी नहीं हुई, ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ अंदर है, अभी भी स्टूल बाहर नहीं आया, बट दैट इज़ नॉट स्टूल, दैट इज़ समवट काइंड ऑफ मैस। तो टेनिस्मस उसको हम कहते होते हैं। देन ब्लड के साथ साथ थोड़ा सा म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है, ऑब्वियसली ब्लड डिस्चार्ज होगा तो पेशेंट अनीमिक होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जी हम देख लेते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या करनी है। जब हमने जो है वो अब देखिए पेशेंट की हिस्ट्री हमने ले ली, आपको कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, एग्जामिनेशन कर ली, पेशेंट से पूछा आपको पेन तो नहीं है, पेन का लाजमी पूछना है, उससे आपको पता चलेगा इंटरनल है या एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स है। ब्लीडिंग का पूछ लेना पेशेंट से, म्यूकस डिस्चार्ज का पूछ लेना, एग्जामिनेशन में उसकी हमने एनीमिया रूल आउट कर लेना। फिर हमने जी उसका जो है ना इंस्पेक्शन करनी है। जब हम एनम उसमें इंस्पेक्शन में क्या करेंगे, पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन पे लिटाएंगे और हम देखेंगे कि जी कहाँ से कौन सी जगह से हेमोरॉइड्स जो है वो निकले हुए हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि फर्स्ट डिग्री में हमें कोई भी प्रोलैप्स चीज़ नज़र नहीं आएगी, जो थर्ड फोर्थ डिग्री है वो तो सही हमें प्रोलैप्स फील होगा ना, और हर वक्त रहेगा जब सिर्फ मैनुअली अंदर करेंगे या फिर इरिड्यूसिबल। सेकेंड डिग्री में चलो कभी ना कभी तो अंदर चला जाएगा ना, तो ये बात होती है। उसके बाद डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन ये है, इंस्पेक्शन हमने जस्ट किया, मतलब हमने कोई हाथ वगैरह नहीं लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन की। तो हमें हाथ के ऊपर क्या फ़ील होगा, उंगली के साथ हम चेक करेंगे तो क्या फ़ील होगा कि कुछ पड़ा हुआ है अंदर, सो ये वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद जब हमने इंस्पेक्शन भी कर लिया, हमने उसको जो है वो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्रोक्टोस्कोप। इट इज़ अ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दिस। तो अब हम जब प्रोक्टोस्कोपी करेंगे तो उससे हमें विजुलाइज हो जाएगा, प्रोक्टोस्कोप किसको विजुलाइज करता है, एनल कैनाल को। ठीक है, इसके साथ साथ क्योंकि पेशेंट टेनिस्मस की कंप्लेन कर रहा है, ब्लीडिंग की कंप्लेन कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है वो हेमोरॉइड्स ही हों। हम ये भी सोच सकते हैं कि वहाँ पे कैंसर है, तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए भी हमने क्या करना है, उसको रूल आउट कर लेना है। वी कैन परफॉर्म सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अगर हमें हेमोरॉइड्स जो है वो नहीं मिले ऑन इंस्पेक्शन एंड प्रोक्टोस्कोपी, फिर हम ये परफॉर्म करते हैं। अदरवाइज़ इस इन्वेस्टिगेशन को हम जस्ट इस तरह लिखेंगे, इफ़ वी कैन नॉट फाइंड if we don't find any kind of hemorrhoid on inspection and digital examination and proctoscopy, then we can rule out the carcinoma by performing colonoscopy and sigmoidoscopy. Then what are the complications of hemorrhoids? एक तो हमने पढ़ ली कि वहाँ पे क्या हो सकता है, स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है, जब आर्टरीज कंप्रेस करेंगी, थ्रोम्बोसिस हो सकती है, अल्सरेशन हो सकती है, गैंग्रीन हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा उसके, जब उसको बिल्कुल उसकी इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो सकती है। फाइब्रोसिस जो है वो ड्यू टू कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन देयर इट कैन रिजल्ट इन फाइब्रोसिस एंड सपोरेशन, मीन्स पस पड़ सकती है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है ना। अच्छा, उसके बाद हम इसकी करते हैं ट्रीटमेंट।
तो ट्रीटमेंट में ये है कि कुछ हमारी जो है वो मेडिकल थेरेपी आ जाती है, कुछ हमारी जो है वो इंजेक्शंस आ जाते हैं, कुछ हमारी रबर बैंड लाइगेशन है, फोटोकोगुलेशन है, हेमोरॉइडेक्टमी है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में हमें क्या करना चाहिए विदाउट लुकिंग एट नीचे देखने से पहले पहले आप मुझे बताएं। हेमोरॉइड्स की कॉज क्या थी, क्यों बन रहे थे, आपने देखी थी क्या हो रहा था, स्ट्रेनिंग हो रही थी, कॉन्स्टिपेटेड स्टूल निकल रहा था, हार्ड स्टूल्स की वजह से हेमोरॉइड्स बन रहे थे। तो क्या करना चाहिए हार्ड स्टूल्स के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए? कुछ ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए लाइक लैक्सेटिव्स, लाइक पेशेंट को कहना चाहिए हाई फाइबर डाइट यूज़ करें, वाटर इंटेक ज़्यादा करें और स्टूल सॉफ्टनर्स लें, स्ट्रेनिंग को अवॉइड करें। इस तरह की चीज़ें कह दें हम पेशेंट को, इस्पगोल दे दें, इस तरह की चीज़ें कह देनी चाहिए ना। अच्छा, ठीक हो गया, मेडिकल थेरेपी में हमने समझ लिया। अच्छा, एक और मसला था पेशेंट का, वो क्या था? स्पेशली इन द केस ऑफ एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, दैट वाज पेन। ठीक है, तो पेन के लिए क्या करना चाहिए? दवाइयों से पहले पहले क्या करते हैं, हमने एनल फीवर के लिए भी पेन मैनेजमेंट देखी थी ना, आइस पैक्स देते हैं, सिर्स बात करते हैं जिसमें वही पानी के अंदर डाला पोयोडीन। ठीक है, एनल इरिगेशन करेंगे, उसको कहेंगे सफाई रखो, इसकी हाइजीन मेंटेन करो, लोकल क्रीम्स देंगे और पेन के लिए क्या देंगे, साइलोकेन जेल दे दे जो कि एक एनेस्थेटिक है और वहाँ पे एनाल्जेसिया प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो यही मेडिकल थेरेपी है, देख लें, सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने बताई। अच्छा, ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ ना, ये शुरू वाला, ये किसके लिए होना चाहिए, कौन सी डिग्री ऑफ हेमोरॉइड्स के लिए होना चाहिए? डिग्री 1 और डिग्री 2। डिग्री 3 और डिग्री 4 पे मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं आएगी उसमें आपको, क्योंकि वो प्रोलैप्स कर रहा है, या तो मैनुअली अंदर जा रहा है या जा ही नहीं रहा। और अगर हम उसको नहीं भेजेंगे, हम उसकी सर्जरी नहीं करेंगे, हम मेडिकल थेरेपी के सही काम से लाएंगे तो नहीं होगा ना ठीक। क्यों नहीं होगा? कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगी ना, स्ट्रैंगुलेशन, थ्रोम्बोसिस, अल्सरेशन, गैंग्रीन, फाइब्रोसिस, सपोरेशन। तो 3rd और 4th डिग्री में हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं आएगी। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट किसके लिए होगी? फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री हेमोरॉइड्स के लिए। इसी तरह इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, आपको क्या लगता है इंजेक्शन लगाया और स्क्लीरो से क्या समझ आती है आपको? थिकनिंग, कुछ चीज़ फाइब्रोसिस हो जाएगी, ऐसे करके कुछ समझ आ रही है, तो इसमें यही होगा। देखें ज़रा इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी क्या लिखा हुआ है, कहते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री जो है ना, उसके लिए हम इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सक्लोरेजिंग एजेंट होता है जिसको हम कहते हैं 5% फिनोल इन आलमंड ऑयल। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल में भी पूछते हैं कि व्हाट इज़ दैट स्क्लेरोजिंग एजेंट विच इज़ यूज्ड इन दिस, दैट इज़ 5% फिनोल इन आलमंड ऑयल। वो हम जो है वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं सबम्यूकोजली इनटू द बेस ऑफ हेमोरॉइड। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में क्या होती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, श्रिंकेज हो जाती है मिडल मैस की, और वो श्रिंक करके ना खुद ही नीचे गिर जाता है। लेकिन इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो मेल्स के अंदर प्रोस्टेटाइटिस करवा सकता है, प्रोस्टेटिक एब्सेस या एपिडेनोमार्काइटिस करवा सकता है। रबर बैंड लाइगेशन से आपको क्या समझ आती है कि वो जो हेमोरॉइड बना हुआ है ना, उसकी गर्दन को ना हमने, वो कहते हैं ना, पकड़ के बांध देना है ताकि उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाए, वो मर जाए। ठीक है, तो इसमें हमने थोड़ा सा कत्ल करना होता है। वो किस तरह से कि फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री हेमोरॉइड्स अगेन, उसके लिए हम करते हैं कि जो है बैंड उसके ऊपर बांध देते हैं और 5 से 7 दिन के बाद वो खुद ही उतर के, जब उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, वो उतर के गिर जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली द स्क्लेरोथेरेपी। इसकी बेस के ऊपर हमने इंजेक्शन लगाना होता है 5% फिनोल इन आलमंड ऑयल का, एंड दिस इज़ एक्चुअली द रबर बैंड लाइगेशन। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी और ये 5 से 7 दिन में स्लफ ऑफ हो के नीचे गिर जाएगा खुद ही। देन इज़ अ फोटोकोगुलेशन। फोटोकोगुलेशन से क्या समझ आ रही है, इसी तरह होगी ना कि कोई लेज़र होगा, वो वेव्स फेंकेगा और उसकी वजह से वो जो हेमोरॉइड होगा वो उसी तरह उतर के गिर जाएगा।
ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, इसमें भी हमने उसकी। अच्छा, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री का ट्रीटमेंट। फर्स्ट डिग्री में ना मोस्टली हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड डिग्री में हम जो है वो इंजेक्शन लगा सकते हैं, रबर बैंड लाइगेशन कर सकते हैं या फोटोकोगुलेशन। अब आ जाती है थर्ड एंड फोर्थ डिग्री हेमोरॉइड्स, जिसमें प्रोलैप्स किए हुए कॉम्प्लिकेशंस का खतरा ज़्यादा है। तो हमने अब क्या करनी है, सर्जरी करनी है, ऑपरेशन करना है। सो इंडिकेशंस ऑफ हेमोरॉइडेक्टमी क्या है, थर्ड एंड फोर्थ डिग्री हेमोरॉइड्स हैं, सेकंड डिग्री हेमोरॉइड्स हैं, लेकिन हमने जितनी भी प्रोसीजर्स ऊपर परफॉर्म किए वो फेल हो गए। और ये कि इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हैं, मतलब कि दोनों हेमोरॉइड्स हैं, इंटरनल भी हैं एक्सटर्नल भी हैं। थ्रोम्बोज्ड हेमोरॉइड्स हैं, तो इस केस में हमने क्या करना है, ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन क्या है, ओपन हेमोरॉइडेक्टमी है, क्लोज्ड हेमोरॉइडेक्टमी है और स्टेपल्ड हेमोरॉइडेक्टमी है। पहली बात तो ये इनके सिर्फ आपको नाम आने चाहिए, लेकिन अगर हम देख भी लें ओपन हेमोरॉइडेक्टमी में क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को स्पाइनल या जनरल एनेस्थीसिया देंगे, उसको लिथोटमी पोजीशन में लिटाएंगे, लिथोटमी पोजीशन में लिटा दिया, लेकिन हमें एनल कैनाल विजुलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनल स्पेकुलम इंसर्ट करना पड़ेगा। फिर जब एनल्स को स्पेकुलम इंसर्ट करेंगे तो हम हेमोरॉइड्स अंदर नज़र आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, हेमोरॉइड टिश्यू को पकड़ेंगे आर्टरी फॉर्सेप्स के साथ, उसके ऊपर वी शेप्ड इन्वर्टेड वी शेप्ड इंसिजन देंगे और उसको हम जो है वो डायसेक्ट करके निकाल लेंगे। ठीक है, इतना सा काम है। और क्लोज में क्या होगा, उसमें ही करेंगे, लेकिन हम जो है वो उसी तरह करेंगे जैसे हमने क्लोज में किया, ओपन में किया, लेकिन हम कंटिन्यूस मैनर में इसमें जो है वो उसकी वूंड को क्लोज करेंगे। फिर एक चीज़ होती है दैट इज़ द स्टेपल्ड हेमोरेक्टमी। इसमें ना हमने कोई एक सीन नहीं देनी होती है हेमोरॉइडल टिश्यू में। इसकी मैं आपको वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, बहुत मतलब अगर आप देख लें उसको, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि इस कैसे नाम आना चाहिए, ओपन क्लोज एंड स्टेपल्ड। तो स्टेपल्ड हेमोरेक्टमी में ना आपको वो वीडियो में आपको शो किया जाएगा कि सबसे पहले ना हम उसको उसी तरह जनरल एनेस्थीसिया स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, लिथोटमी पोजीशन में लेटाते हैं, एनल स्पेकुलम इंसर्ट करेंगे, आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा। उसके बाद वो क्या करेंगे, वहाँ पे ना बुर्स्टिंग सूचर्स जो होंगे ना वो उसको सर्कुलर मैनर में ऐसे लगा देंगे। उससे क्या होगा, वो सारा जो टिश्यू होगा ना वहाँ का वो एक जगह ना इकट्ठा हो जाएगा। फिर हम स्टेपलर की तरह एक चीज़ होती है, उसको ना स्टेपलर की तरह सर्कुलर सा स्टेपलर होता है, उसको ना हम उसके ऊपर लगाते हैं। उससे क्या होता है, वही चीज़ होती है कि उसकी जो वीनस फेडिंग होती है ना हेमोरॉइडल प्लेक्सिस की, वो लाइगेट हो जाती है और इस तरह से जो है ना वो हेमोरॉइडल टिश्यू जो होता है वहाँ से ख़त्म हो जाता है, उसका प्लेक्सिस जो है उसकी जो है वो ठीक हो जाता है वो। सो दिस इज़ एक्चुअली द केस। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है हेमोरॉइडेक्टमी की, पेन हो सकती है, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकती है, हेमरेज हो सकता है। लेट में क्या हो सकता है, सेकेंडरी हेमरेज, एनल स्ट्रक्चर बन सकता है, एनल फीजर बन सकता है, इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, सब म्यूकस एब्सेस बन सकती है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको 2 वीडियोस दूंगी हेमोरॉइड्स की, वो आपने देख लेनी है। ये देखिए डेंटेड लाइन से ऊपर और नीचे दिखाए हुए हैं। ये देख लें प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन प्रिपरेशन में कैसे पेशेंट को तैयार करना है। एनिमा बहुत ज़रूरी होता है, एनेस्थीसिया पोजीशन, देन प्रोसीजर। ये क्लोज्ड ओपन हेमोरॉइडेक्टमी का बताया हुआ है। इस तरह से एनल स्पेकुलम होता है, उसको व्यू करने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ये आपको दिखाई हुई है लिथोटमी पोजीशन। नेक्स्ट पे मैं आपको इसके यूक्यूज़ करवा देती हूँ।